कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। यहाँ पर हम अब दक्षिण भारत के इतिहास का अध्ययन करेंगे। इससे पहले कि हमने प्राचीन इतिहास का अध्ययन किया और दक्षिण भारत इतिहास के बाद फिर हम यहाँ पर मध्य भारत के इतिहास के बारे में जानेंगे। तो इससे पहले कि हम आपको बता दें कि यहाँ पर हम दक्षिण भारत के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। दक्षिण भारत के इतिहास में यहाँ पर हम चालुक्य वंश के बारे में जानेंगे और यहाँ पर जो भी राजा होंगे उनके जो भी पॉइंट बनेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से, उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि चालुक्य वंश की मुख्य 3 शाखाएं थी। तो पहले आपको यही याद रखना है कि चालुक्य वंश की मुख्य कौन सी 3 शाखाएं थी। तो पहली थी वादामी यानी वातापी के चालुक्य मूल शाखा कहा जाता है, या फिर आपको वेंगी चालुक्य का यानी पूर्वी। जो आपकी वादामी थी वो मूल शाखा थी और वेंगी के चालुक्य थी वो पूर्वी शाखा थी, और कल्याणी के चालुक्य ये पश्चिमी शाखा थी। ठीक है, तो तीनों पॉइंट क्लियर। अब हम पहले बात करते हैं वादामी यानी वातापी चालुक्य वंश, जिसका जो कार्य वो रहा है, जो काल रहा है वो 543 से 743 ईस्वी तक रहा। ठीक है, तो इसके बारे में हम पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है कि इस वंश की स्थापना पुलकेशन प्रथम ने की थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इस वंश की स्थापना पुलकेशन प्रथम ने की थी। ये पॉइंट क्लियर। दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर महाकूट अभिलेख के अनुसार इससे पूर्व दो शासकों के नाम भी आते हैं। ठीक है, जयसिंह और रणराग। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि पुलकेशन प्रथम से पहले भी 2 राजाओं के नाम आते हैं, वो जयसिंह और रणराग, लेकिन ये स्वतंत्र शासक नहीं थे, बल्कि कद्दम शासकों के अधीन सामंत थे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और हम तीसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो चालुक्यों की मूल शाखा का उदय स्थल यानी वातापी और वादामी बीजापुर और कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, तो ये दक्षिण भारत के ही राज्य थे और वहीं से संबंधित हम इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर है। चालुक्यों के मूल शाखा का उदय स्थल था वो कहाँ था? बीजापुर कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि चालुक्य वंश के उत्तर में हर्षवर्धन तथा दक्षिण में पल्लव वंश का राज्य था। यानी चालुक्य वंश के उत्तर में हर्षवर्धन का तथा दक्षिण भारत में पल्लव वंश का राज्य था, और दोनों ही राज्य चालुक्य वंश ने ही लुहा लिया है और अपने सत्ता स्थापित की है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि वादामी और वातापी चालुक्य वंश में हम किन किन टॉपिकों का अध्ययन करेंगे। इन पुलकेशन द्वितीय के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर पुलकेशन द्वितीय जो 543 से 566 ईस्वी तक रहा है। ठीक है, तो इसमें 2 पॉइंट बनते हैं कि कीर्तिवर्मन प्रथम जो 566 से 597 ईस्वी तक, और मंगलेश जो 597 से 610 तक रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कि जो कीर्तिवर्मन प्रथम जो 566 से 597 ईस्वी तक रहा, उसके बाद पुलकेशन द्वितीय आया। ठीक है, जो 610 से 642 तक रहा, और इसके बाद विक्रमादित्य प्रथम आया जो 655 से 680 ईस्वी तक रहा, और विनयादित्य के बारे में जानेंगे तो ये 680 से 696 तक रहा, और विजयादित्य के बारे में जानेंगे तो ये 696 से 733 तक, और विक्रमादित्य द्वितीय के बारे में जानेंगे तो 733 से 746 तक, और कीर्तिवर्मन द्वितीय के बारे में देखेंगे तो यहाँ 746 से 757 तक देखेंगे। तो हम यहाँ पर पहले देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिकों पर आज हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर दिए गए हैं कि पहले हम पुलकेशन प्रथम के बारे में बात करेंगे, कीर्तिवर्मन प्रथम के बारे में, फिर मंगलेश के बारे में, पुलकेशन द्वितीय के बारे में, विक्रमादित्य के बारे में बात करेंगे, फिर हम विनयादित्य के बारे में बात करेंगे, विजयादित्य और विक्रमादित्य द्वितीय के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। पहले हम वादामी यानी वातापी के चालुक्य वंश में पुलकेशन प्रथम के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो पुलकेशन द्वितीय प्रथम के बारे में हम समझ लेते हैं। पहले पॉइंट के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि वादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक, जो वादामी का चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? पुलकेशन प्रथम था, जो 543 से 566 ईस्वी तक रहा। ठीक है, और इसने स्तायाश्रय और रणविक्रम और श्री पृथ्वी वल्लभ
जैसी कई उपाधियां धारण की थी। ठीक है, तो ये दक्षिण भारत की कुछ नाम है, तो आप समझ गए होंगे इसने यानी पुलकेशन प्रथम ने स्थायाश्रय और रणविक्रम और श्री पृथ्वी वल्लभ जैसी कई उपाधियां धारण की थी। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। अब हम दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो इसके द्वारा अश्वमेघ और वाजमेघ यज्ञ करवाए गए थे। यदि आपसे पूछा जाए कि अश्वमेघ और वाजमेघ दक्षिण भारत में किसके राजा द्वारा कि कौन से राजा द्वारा कराए गए थे, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, पुलकेशन प्रथम द्वारा कराया गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम अगले पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है इसके दो पुत्र थे, कीर्तिवर्मन प्रथम और मंगलेश पुत्र, यानी दो जो पुत्र थे। ठीक है, कीर्तिवर्मन और मंगलेश, यानी बड़े पुत्र होने के नाते कीर्तिवर्मन प्रथम अपने पिता की मृत्यु के उपरांत अगला शासक बना। ठीक है, तो कीर्तिवर्मन के बारे में अब यहाँ पर हम देख लेते। कीर्तिवर्मन के बारे में हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कीर्तिवर्मन प्रथम अपने पिता की मृत्यु के उपरांत 566 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाए कि कीर्तिवर्मन प्रथम अपनी पिता की मृत्यु के बाद कब बैठा, तो 566 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। दूसरा पॉइंट है इसने पुरु और रण पराक्रम और सत्याश्रय की उपाधि धारण की थी। यदि आपसे पूछा जाए कि सत्राश्रय की उपाधि किसने धारण की थी, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, कीर्तिवर्मन प्रथम ने धारण की थी। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। अब हम दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें। यहाँ पर दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें, शासन हाथ में आते ही उसने आसपास के राज्यों को जीतकर अपनी अधीनता स्वीकार करवाना शुरू किया और वनवासी के कदम्बों और कोंकण के मौर्य और वेल्लारी और कर्नूल क्षेत्र में नलवंशी आदि क्षेत्रों में इसमें प्रमुख थे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसने अपने अधीन राजाओं किनको कराए, मौर्य, वेल्लारी, कुर्नूल क्षेत्रों को, नलवंशी आदि को प्रमुख क्षेत्र थे। ठीक है, ये कुछ पॉइंट थे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। राज्यों को हराकर अपनी अधीनता स्वीकार करा के छोड़ देता था, परंतु वह पूरी तरीके से अपने राज्य में नहीं मिला था। ठीक है, उसकी ये एक स्वाभिमान की थी कि उसे अधीनता अपने अधीन करके बाद में उसे छोड़ देते। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में कि महाकूट स्तंभ लेख में इसके द्वारा किए गए बहुसुब्रड़ यानी अग्निष्ठोम यज्ञ का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि महाकूट स्तंभ लेख में इसके द्वारा किए गए बहुसुब्रड़ अग्निष्ठोस यज्ञ को उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये पॉइंट के लिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो इसकी मृत्यु के बाद, ठीक है, इसकी मृत्यु के समय इसके 3 पुत्र आवश्यक होने के कारण अगला शासक इसका भाई मंगलेश बना था। ठीक है, और वादामी में गुहा मंदिरों का निर्माण शुरू करवाया था। ठीक है, तो दक्षिण भारत से संबंधित इतिहास है, तो आपको थोड़ा समझने में कठिन लगेगा, लेकिन आप इन्हें समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कंपटीशन में अक्सर ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मंगलेश के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो 597 से 610 ईस्वी तक रहा है। तो देख लेते हैं, पहला पॉइंट दिया गया है कि अपने भाई कीर्तिवर्मन प्रथम की मृत्यु के उपरांत 597 में राजगद्दी पर बैठा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो अपने भाई की भांति शासक बनते इसने कलचुरी शासक और बुद्धराज एवं कोंकण क्षेत्र की राजधानी रेवती द्वीप पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया और इसके साथ ही कदम्बों को पूर्णतः उन्मूलन कर अपने राज्यों में समाहित कर लिया। ठीक है, तो ये इनकी नीति थी, किसकी, मंगलेश की। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर लिखा है कि अपने भाई की नीति के विपरीत मंगलेश द्वारा युद्ध के उपरांत हारे हुए राज्यों को पूर्णतः अपने राज्य में समाहित कर लेता था। यानी इस जो कीर्तिवर्मन प्रथम था वो अपने अधीन कर राजाओं को, उनके राजाओं और राज्यों को छोड़ देता था, लेकिन यहीं उसका भाई यानी मंगलेश अपने युद्ध में उन्हें हराकर अपने पूर्णतः राज्यों में मिला लेता था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मंगलेश वैष्णव धर्म का अनुयायी था और इसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। ठीक है, याद ये आपसे पूछा जाए कि परम भागवत की उपाधि धारण किसने की थी, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, मंगलेश ने धारण की थी। ठीक है, और बादामी के गुहा मंदिरों का निर्माण भी पूरा करवाया था। तो यदि आपसे पूछा जाए कि बादामी के गुहा मंदिरों का निर्माण पूरा किसने करवाया, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, मंगलेश ने कराया। जैसे कि
ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं पुलकेशन द्वितीय के बारे में, देख लेते हैं यहाँ पर। पुलकेशन द्वितीय से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से हैं तो उनके बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पुलकेशन द्वितीय ने अपने चाचा मंगलेश की हत्या कर चालुक्य वंश का अगला शासक बना। यानी चालुक्य वंश का अगला शासक कौन बना? जो मंगलेश की हत्या करे, यानी मंगलेश पुलकेशन द्वितीय का चाचा था, उसकी हत्या करके पुलकेशन द्वितीय यानी 610 से 642 तक शासन किया। तो यहाँ पर लिखा है इसने सत्यश्रय श्री पृथ्वी वल्लभ महाराज और दक्षिणापथेश्वर और परम भाट्टारक और महाराजाधिराज की उपाधियां धारण की। तो ये भी आपको याद रखना है, सभी दक्षिण भारत की उपाधियां थी, दक्षिण भारत से संबंधित इतिहास का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इसके राजकवि रवि कीर्ति द्वारा रचित ऐहोल शिला के लेख में इसके बारे में पूर्ण जानकारी मिलती है। यानी राजकवि रवि कीर्ति द्वारा रचित ऐहोल शिला में पुलकेशन द्वितीय के बारे में जानकारी महत्वपूर्ण मिलती है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो जिस समय पुलकेशन द्वितीय शासक बना उस समय विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में चालुक्य वंश का विशाल राज्य स्थापित हो चुका था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में कि अतः शासन की सुगमता हेतु उसने अपने राज्य को 2 भागों में विभाजित किया। एक भाग पर स्वयं राज्य किया जिसकी राजधानी वातापी थी, और तथा दूसरा भाग अपने भाई विष्णुवर्धन को सौंप दिया जिसकी राजधानी वेंगी स्थापित थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस नए राज्य जिसकी राजधानी वेंगी को बनाए गए थे, ये पूर्व चालुक्य या वेंगी के चालुक्य नाम से भी जाना जाता था। ये पॉइंट क्लियर। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो ऐहोल शिलालेख के अनुसार पुलकेशन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि आपसे पूछा जाए कि पुलकेशन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर किस शासक को हराया था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? हर्षवर्धन को पराजित किया था। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसी काल में चालुक्यों और पल्लव वंश के बीच संघर्ष भी प्रारंभ हुआ। उनमें से पल्लव वंश की राजधानी कांची पर आक्रमण किया गया। यदि आपसे पूछा जाए कि पल्लव वंश की राजधानी कौन थी तो आपका राइट आंसर क्या होगा? यानी कहाँ थी, तो वो कांची पर आक्रमण किया था, कांची थी। ठीक है, और कांची पर आक्रमण किया था। पल्लव वंश का शासक महेंद्र वर्मन को हराकर उसके राज्य के तीसरे भाग पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और परंतु पल्लव वंश अपनी राजधानी को बचाने में सफल रहा, यानी राजधानी पे उन्होंने शासन यानी अधिकार नहीं कर पाया। तो हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि कुछ वर्षों के उपरांत पुलकेशन द्वितीय ने पुनः पल्लव वंश की राजधानी कांची पर आक्रमण किया। इस समय पल्लव वंश के शासक महेंद्र वर्मन का पुत्र नरसिंह वर्मन था जिसने पुलकेशन द्वितीय को बुरी तरीके से पराजित किया। यदि आपसे पूछा जाए कि पल्लव वंश के किस शासक ने पुलकेशन द्वितीय को हराया था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? महेंद्र वर्मन का पुत्र नरसिंह वर्मन ने हराया था। किसे? पुलकेशन द्वितीय को हराया था। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि चीनी यात्री हैंसांग जो 641 में पुलकेशन द्वितीय के दरबार में आया था। तो यदि आपसे पूछा जाए कि चीनी यात्री हैंसांग किसके दरबार में आया था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? पुलकेशन द्वितीय के दरबार में आया था। कब आया था? 641 ईस्वी में आया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर विक्रमादित्य प्रथम के बारे में बात करते हैं। तो देख लेते हैं विक्रमादित्य प्रथम के बारे में जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। जो इसका विक्रमादित्य का शासन काल रहा है वो 655 से 680 तक रहा। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। अपने पिता पुलकेशन द्वितीय यानी जो पुलकेशन द्वितीय का पुत्र यदि पूछा जाए तो क्या है? विक्रमादित्य प्रथम था। यानी अपने पिता की मृत्यु के 13 वर्ष के उपरांत राजगद्दी पर बैठा और 13 वर्ष में चालुक्य वंश की सत्ता को लेकर विवाद रहा। ठीक है, विवाद यानी पूर्व शासक मंगलेर के परिवार की तरफ से चलते रहे, यानी अपने उनके ही परिवार से ये शासन चलता रहा। अपने छोटे भाई जयसिंह को लाट का गवर्नर बना दिया जो अगले चलकर दक्षिण का चालुक्य कहलाए। तो ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि विक्रमादित्य ने चालुक्य वंश में कब से कब तक शासन किया? 655 से 680 तक किया। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर विनयादित्य के बारे में देख लेते हैं। तो विनयादित्य से जो भी पॉइंट बन रहे हैं उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपनी पिता की मृत्यु के उपरांत 680 में शासक बना। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। विनयादित्य ने पल्लवों के संघर्ष को जारी रखा और अभिलेखों से पता चलता है कि इसने
पांड्य और चोलों से भी युद्ध किया। ठीक है, तो ये विनयदत्त ने यानी अभिलेखों से यह पता भी चलता है कि पांड्य और चोलो वंश से चोलों से युद्ध किया था। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तरायण पथ यानी विंध्याचल पर्वत के उत्तर में पर विजय अभियान के दौरान एक युद्ध में मारा गया। यानी विनयदत्त किस युद्ध में मारा गया? उत्तरायण विंध्याचल पर्वत के उत्तर में विजय अभियान के दौरान मारा गया। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर विजयादित्य के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर विजयादित्य के बारे में देखें तो यहाँ पर विजयादित्य से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उसके बारे में देखते हैं। और जो विजयादित्य का जो शासन रहा है वो 696 से 733 ईस्वी तक रहा है। तो यहाँ पर देख लेते, पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि पल्लवों की राजधानी कांची पर पुनः आक्रमण किया तथा उस समय के पल्लव शासक परमेश्वर वर्मन द्वितीय को हराकर उससे कर वसूला था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। विजयादित्य ने पल्लवों की राजधानी कांची पर आक्रमण करके परमेश्वर वर्मन द्वितीय से हराकर उससे कर वसूला था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और अगला पॉइंट है कि वहीं पर पत्तदकल में एक शिव मंदिर का भी निर्माण कराया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि विजयादित्य ने किस मंदिर का निर्माण कराया था? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, विक्रमादित्य द्वितीय के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर विक्रमादित्य द्वितीय के बारे में देख लेते हैं, जिनका जो शासनकाल वो 733 से 746 ईस्वी तक रहा। तो पहला पॉइंट है कि इसने यानी विक्रमादित्य ने अपने सामंत गंगवंश के स्त्री पुरुष की सहायता से पल्लव वंश के शासक नंदीवर्मन को पराजित किया और कांची कोंड की उपाधि धारण की। यदि आपसे पूछा जाए कि कांची कोंड की उपाधि किस राजा के पास थी तो आपका राइट आंसर क्या होगा? विक्रमादित्य द्वितीय के पास थी। यदि आपसे पूछा जाए कि सामंत गंगवंश के स्त्री पुरुष की सहायता से किस वंश पर अधिकार किया था तो पल्लव वंश पर अधिकार किया था। किसको हरा के? नंदीवर्मन को हराकर। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में कि इसी समय पर लाट पर राष्ट्रकूटों ने अधिकार कर लिया था। वहां से लाट के चालुक्य वंश को समाप्त कर दिया गया और इन्हीं राष्ट्रकूटों आगे चलकर चालुक्य वंश की पूरी तरीके समाप्त कर अपना वंश स्थापित किया। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि इसी समय लाट पर राष्ट्रकूटों ने अधिकार कर लिए तो वहां से लाट के चालुक्य वंश को समाप्त कर दिया गया। इन्हीं राष्ट्रकूटों से आगे चलकर चालुक्य वंश की पूरी तरीके से समाप्त हो गया और अंत अपना वंश स्थापित किया। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं कीर्तिमान द्वितीय के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर लिखा हुआ है कीर्तिवर्मन द्वितीय के बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पर जिनका जो शासनकाल वो 746 से 757 तक रहा। यानी हम यहाँ पर दक्षिण भारत के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और दक्षिण भारत में ही दक्षिण भारत के राज्यों का ही अध्ययन कर रहे हैं, जो आपने शायद है कि इतिहास में अभी तक अध्ययन नहीं किया है, इसलिए आपको ये सभी विषय कठिन लग रहे हैं, लेकिन शीघ्र ही आप इन्हें समझ जाएंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं, पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि कीर्तिवर्मन द्वितीय विशाल चालुक्य साम्राज्य का शासक बना। वह एक अयोग्य शासक था। यानी कीर्तिवर्मन द्वितीय चालुक्य वंश साम्राज्य का शासक तो बना लेकिन वो एक अयोग्य शासक था। दूसरा पॉइंट है कि दंती दुर्ग नामक एक राष्ट्रकूट नेता ने उसे परास्त कर एक नए राष्ट्रकूट वंश की नींव रखी। तो ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट थे पल्लव वंश से संबंधित जो आपने हमारे साथ अध्ययन किए, चालुक्य वंश से संबंधित थे। उसके बाद यानी दंती दुर्ग नामक राष्ट्रकूट नेता ने उसे परास्त कर राष्ट्रकूट वंश की नींव रखी। ठीक है, तो ये कुछ दक्षिण भारत से कुछ पॉइंट थे जो हमने आपके साथ अध्ययन की। यदि आपको इन प्रश्नों में कोई डाउट है, यदि आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो फिर हम एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।